साम्राज्य का जो विस्तार किया उसमें सबसे पहले 1757 में इन्होंने उस समय के भारत के सबसे जरखेज जमीन, सबसे उपजाऊ जमीन, जिसे हेवन ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का स्वर्ग, बंगाल को अपने अधीन किया। बंगाल को अपने कब्जे में लेने के बाद 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1764 के बक्सर की युद्ध हुई। बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में रख लिया और एक नई पॉलिसी लेकर के आई, जिस पॉलिसी का नाम था सहायक। इस सहायक संधि के तहत इन्होंने भारतीय राजाओं के दरबार में अपना एक रेजिडेंट को बैठा दिया और उस रेजिडेंट के बारे में मैं नहीं, उस जमाने का ब्रिटिश हिस्टोरियन, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल लिखता है। क्या लिखता है? ये रेजिडेंट दरअसल बादशाह ही थे। जब तक बादशाह रेजिडेंट के अधीन रहकर अपने साम्राज्य का संचालन करते थे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ये साम्राज्य का संचालन, राज्य का संचालन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करके अपने इंटरेस्ट में करते थे, उस समय रेजिडेंट और वहां के बादशाहों के बीच में टकराहट होती थी और टकराहट का नतीजा क्या हो जाता था? युद्ध हो जाता। 1757 के बाद 1767 में ये मूव करते हैं साउथ इंडिया के तरफ, मलाबार के तट पर, और मैसूर में उस समय हैदर अली की हुकूमत थी और हैदर अली से टकराते हैं क्योंकि हैदर अली के पास एक बहुत ही जबरदस्त पोर्ट था मलाबार तट पर, जिस पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन आसान था। 1785 में टीपू सुल्तान ने उस पोर्ट से आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। पता है ना, इलायची का, काली मिर्च का, चंदन की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का। और उसके बाद 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। 1782 से 79 से 84 है जी, कि 80 से 84 है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 80 से 84 के बीच में। 80 से 84 के बीच में ऐन मैदाने जंग में हैदर अली की वफात यानी मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान उस वॉर का कमान संभालता है। 1784 में होती है, ये फैसला हो जाता है। फिर 1790 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें सुल्तान टीपू की शहादत होती है क्योंकि उसके अपने ही कमांडर इन चीफ ने सुल्तान टीपू के साथ क्या किया था? गद्दारी, जिसका नाम था मीर सादिक। इस तरह से मैसूर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन ये टाइम याद रखो, 1799। उसके बाद महाराष्ट्र पर कब्जा किया। मराठों पर जब कब्जा किया तो उस समय इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उस समय इनका काम और बना दिया किसने? एक अफगानी वॉरियर ने। एक अफगानी आक्रांता था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। 1761 ईस्वी में पानीपत में मराठों और अफगानी अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड वॉर ऑफ पानीपत होता है, जिस वॉर में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के बाद मराठे बिखरते हैं और 5 राज्य निकलता है, एक गायकवाड़, एक सिंधिया, एक होलकर, एक भोंसले। लेकिन ये चारों मिलकर एक कॉन्फेडरेशन बनाते हैं और उस कॉन्फेडरेशन का जो प्रमुख होता है वो पेशवा कहलाता है, जिसका नाम आज के जमाने में समझ लो सर्वोच्च मंत्री, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। लेकिन मराठों, उसके बाद पानीपत के बाद मराठों और अंग्रेजों के बीच में वॉर होता है और पहला मराठा वॉर जो होता है वो फैसला कुन नहीं होता है, डिसाइसिव नहीं होता है। तो 1782 ईस्वी में एक क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, तालाबाई एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद 1803 से 1805 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है,
जिसमें यमुना नदी के उत्तर यानी ऊपर का इलाका और उड़ीसा से ऊपर का इलाका यानी पूरा नॉर्थ पट्टी आगरा से दिल्ली तक अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। फिर अंग्रेजों के कब्जे में आने के बाद रिटेलिएशन में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जो 1817 से 19 के बीच में होता है। और ये जंग का अंजाम ये होता है कि मराठा शक्ति पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब देखो बेटा, बंगाल, मराठा और मैसूर तक अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। लेकिन अंग्रेजों को उस समय लगता है, क्योंकि उस समय का भी ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उधर रसिया बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। तो रसिया मतलब यूएसएसआर, और यूएसएसआर का मतलब आज का सेंट्रल एशिया, जिसको तुम उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो कहते हो इलाका, वो इलाका प्लस अफगानिस्तान के आमू दरिया के उस साइड तक का इलाका क्या रहता है, रसिया रहता है। तो 1830 में अंग्रेजों को लगता है कि अगर मैंने उस महाज को छोड़ा तो हो सकता है कि रसियन भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके पर कब्जा कर ले। तब इधर से ये पहुंचते हैं और 1838 से 42 के बीच में एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। किसकी? यानी आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध होती है। समझ रहे बात को? आंग्ल और उसके बाद 1843 ईस्वी में सिंध तक का इलाका किसके कब्जे में आ जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। उसके बाद पंजाब का एरिया पड़ता है, जहां पर एक राजा की हुकूमत होती है जिसका नाम है राजा रणजीत सिंह। लेकिन राजा रणजीत सिंह के पास इनका दाल गलता वलता नहीं है, तो इन्होंने दूसरे हथकंडे को अपनाया और एक पॉलिसी लेकर के आए, जिस पॉलिसी का नाम है विलय की नीति। तो सहायक संधि के नीति के बाद कौन नीति आता है, विलय की नीति। इस विलय की नीति को लेकर के आने वाला गवर्नर का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। कहता है, देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो दुनिया को एक दिशा देते हैं, इतिहास बनाते हैं, उनकी निगाहें बहुत तेज होती है। तो डलहौजी देखता है कि कुछ ऐसे रियासत है भारत के जो इस समय क्या है, उनके पास पुरुष जो है, एक पुत्र जो है वारिस नहीं है। तो काहे नहीं ऐसा फॉर्मूला लेके आते हैं कि जिसका पुरुष वारिस नहीं होगा वो उसका जो साम्राज्य कंपनी के अधीन आ जाएगा, कोई दूसरा उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, सक्सेसर नहीं हो सकता है। सॉरी। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आया जिसका नाम था विलय की नीति। और विलय की नीति में यह कहा कि किसी भी साम्राज्य का वारिस अगर पुरुष नहीं है तो उसके मृत्यु के उपरांत उस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो साम्राज्य विलय की नीति के तहत अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। और ये कहानी शुरू होती है 1848 के सतारा से। आज के मुंबई में वो जगह है सतारा। तो सतारा को 1848 में, संबलपुर को संबलपुर को कब, 1850 में, और उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, और यहां तक कि अवध को 1856 में वहां के नवाब के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा करके अपने कब्जे में ले लिया गया। अब इस तरह से तुम देखो पूरा अवध का इलाका, महाराष्ट्र का जो बाकी इलाका है वो इलाका, और बाकी जो इलाका है बंगाल, मैसूर, ये सारे अंग्रेजों के कब्जे में हो गए। और 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी का फरमान आता है और भारत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ जाता है। और अगली कहानी इसके बाद शुरू होता है।